Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness. You have to support a smile. Peace. फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है सिंगर ऋषभ. देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं आज. चलिए. Rising Star Music Mail goes to Rishabh Ishu. Rishabh Ishu. Seiya. Seiya. Hi Rishabh, how are you? Hi Samira ji, how are you? Very good, very good. आप जो है ना, आप सिंगर कैसे बन गए? आपको साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए था. आप शक्ल से ना बड़े जीनियस किस्म के लगते हैं. एक्चुअली मुझको बचपन में बहुत लोग बोलते थे कि तू पढ़ाकू जैसा दिखता है, तो काफी तेज होगा, लेकिन उसको असली चीजें मालूम नहीं होती थी लोगों को. नहीं, सिंगर भी डेफिनेटली पढ़ाकू होते हैं. अभी हमने ना नुमान जावेद से बात किया, क्या प्यारी उन्होंने बातें की, सो इंटेलेक्चुअल, और बड़ी अच्छी बात की कि ईगोइस्टिक जो लोग होते हैं ना, वो लोग डम बोलते हैं. एंड ना दिल को लग गई वो बात. मतलब एक विजडम होती है इंसान में. तो ऐसा मत कहें, सिंगर्स आर वेरी इंटेलिजेंट. तो ये चीज है. जी 100%. आप सिंगर बनने का कैसे सोचा आपने? अभी इतने यंग आपकी एज है. अभी तो आप वैसे ही छोटे हैं, लेकिन और भी छोटे थे जब आपने सोचा था मैं ये बनूंगा. समीरा जी, क्या होता है ना कि सोच ऊपर वाला बनाकर भेजता है, हम सिर्फ सोचते रहते हैं. एक्चुअली हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है. हर एक बंदा उस पर्टिकुलर चीज के लिए बना होता है. मुझको ऊपर वाले ने इसी चीज के लिए बनाया कि बेटा तू गाने के लिए बना है. तो बचपन से धीरे धीरे चीजें हम ग्रैब करते हैं, सुनते सुनते वो चीजें आ जाती है. किसी को एक्टर बनना होता है तो वो बचपन में ही एक्टिंग का शौक होता है, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो वो चीजें खुद ब खुद वो जहन में बैठती चली जाती है. तो बचपन से ही आता है. तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है. और गाता तो मैं बचपन से था, शौकिया तौर पे बेसिकली. लेकिन ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि प्रोफेशनल सिंगर बन जाऊंगा, मुंबई आके प्लेबैक करूंगा सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में, फिल्म्स में. तो कहते ना एक डेस्टिनेशन होता है, वो शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था. और मैं आप लोगों के सामने हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है मुझको पहली बार आपसे. मुझे आई एम श्योर आप अपने लिरिक्स खुद लिखते होंगे, क्योंकि मुझे आप राइटर टाइप है ना. हाँ, कोशिश करता हूँ बस कि अच्छा लिख सकूं. क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, तो थोड़ी फेस रीडिंग वगैरह होती है ना, तो मेरी फेस रीडिंग ये है कि आप राइटर भी अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है. बस कोशिश करते हैं. हम आर्टिस्ट की कोशिश होती है कि कुछ अच्छा लिखे, कुछ अच्छा गाएं. और मैंने कुछ लिरिक्स लिखे भी हैं, झूठ नहीं बोलूंगा ऑनेस्टली. और वो कहते हैं ना, हालात आपको बना देता है. आप सीखते नहीं, आपको हालात बना देता है. तो हालात, जाहिर सी बात है, कोई भी आर्टिस्ट बिना दिल जिसका नहीं टूटा है वो आर्टिस्ट नहीं बनता, कहते हैं. तो दिल टूटे हुए दिल से वो फनकार निकलती है वाली बात होती है. तो वो हालात बना देता है. तो उस हालात में मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं. इंशाल्लाह वो आगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम उस पर काम भी करेंगे और रिलीज भी होगा. सही. आप मुंबई से हैं या कहीं और से हैं? नहीं, मैं मुंबई बेस्ड सिंगर हूँ और मैं बेसिकली रहने वाला पटना का हूँ, बिहार साइड से. हाँ, सही. ठीक है. अच्छा, हमने आपके साथ में ईद वाला सेशन रखा हुआ है, ये है. और ईद में हम लोग चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो रमज़ान है यहाँ पर, ये जो 10 रातें होती हैं हम लोग के पास, बहुत इस तरह की रातें होती हैं कि सिर्फ इबादत करते हैं. कल यहाँ पर तो बल्कि मक्का में बारिश हुई, तो लोगों ने कहा कि कल ही की वो रात थी, क्योंकि कहते हैं कि ये जो 10 रातें में से कोई एक रात ऐसी है कि अगर आप वो रात को तलाश कर लें तो आपके तमाम गुनाह धुल जाते हैं. और ये तो कहा जा रहा है कि वो रात कल गुजर गई, वो बारिश हुई थी. तो इसलिए हम लोग जो है वो इस वक्त हम लोग सॉन्ग्स वगैरह से जो है वो थोड़ा इज्तिनाब करते हैं, परहेज करते हैं. और ईद में हम आपके गाने सुनेंगे दिल खोल के. 100%. और गाऊंगा भी दिल खोल के. और मैंने सिर्फ बीरेन को बोला था, जो सिंगर्स लोग हैं हमारे, हम उनको जो है ना ईद में सुनेंगे. चारों दिन हम जो है ना सिंगर्स ही जो है उनको बुलाएंगे और ईद मनाएंगे. तो ये है.
मैं चाहूंगी कि अभी ज़ाहिर है जब हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम ज्यादा आपसे सिर्फ गाने सुनेंगे, तो अभी हम आपसे जो है ना ज्यादा बातें कर लें। तो ये है। 100%। बचपन से आपने कहा आप गाते थे, अब स्कूल वगैरह में भी गाते थे? हाँ जी। स्कूल वगैरह ये में गाते थे आप? हाँ, मैं स्कूल। स्कूल में गाता था। स्कूल में मेरे साथ स्टोरी कुछ और थी। मैं डीएवी स्कूल से पास आउट हूँ, तो वो बेसिकली आर्य समाज स्कूल था। और वहाँ हर जो भी म्यूजिक टीचर्स होती थी वो हमेशा बोलती थी कि आर्य समाज के गाने गाओ, भजन गाओ। मुझको बॉलीवुड में इंटरेस्ट होता था कि यार यार मुझको यार स्टेज पे बॉलीवुड के गाने गाने नहीं देते, मैं नहीं गाऊंगा। ठीक है। तो मैं पार्टिसिपेट करता ही नहीं था। तो स्कूल में मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैं बस में स्कूल से घर जाता था, बस में तो ऑल टाइम गाने गा के जाता था, फैंस बना लिया था मैंने। ठीक है। अच्छा। और और घर पे भी गाता था, लेकिन स्कूल में नहीं गाता था। ये कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट का वो होता है ईगो कि गाऊंगा तो अपने मनपसंद के गाने गाऊंगा। हाँ हाँ। तो शुरुआती तौर पे तो नहीं गाया, लेकिन जब कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ तो कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स लेवल पे होते हैं ना, सिंगर्स आते हैं और कॉलेज फेस्ट्स होते हैं जहाँ आपके सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट आते हैं, सेलिब्रेटेड सिंगर्स आते हैं। तो मैंने कॉलेज के जब मैं कॉलेज कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, हालांकि मैं फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया इंजीनियरिंग। लेकिन मैंने जब इंजीनियरिंग जब कर रहा था वहां से, उस वक्त ही मैंने सुखविंदर सिंह जी के साथ मैंने लाइव परफॉर्म किया था। या और फिर उसी वर्ष सर के कृष्ण कुमार कुन्नत का लाइव परफॉर्मेंस था मेरे कॉलेज में। तो आई वाज परफॉर्मिंग लाइव ऑन द स्टेज एंड ही वाज इन द ग्रीन रूम। सो जब उनका परफॉर्मेंस था तो उन्होंने मेरे बारे में कहा कि जो लड़का स्टेज पे गा रहा था वो उसने मेरे से भी ज्यादा अच्छा गाया। आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है इन लोगों से। जब आप बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर से ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो आपको एक कहीं ना कहीं एक पुशअप मिल जाता है कि हाँ कुछ मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर करके मैंने मॉम डैड को कन्विंस किया कि मैं नहीं करना चाहता इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन करना नहीं चाहता। बन भी गया तो वो थ्री इडियट्स आपने देखा होगा इंशाल्लाह, कि कहते हैं ना कि मैं बन भी गया तो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। सेम डायलॉग मैंने अपने पापा को बोला और मान गए। फिर मैंने इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग ली और फिर फटाफट फिर मुंबई पता नहीं कैसे आ गया। किस्मत को जो मंजूर हो, क्या कीजिए, वो मुंबई ने खींच लिया अपने तरफ और मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा आई दैट सो गुड कि आप बाकायदा ट्रेन होके और उसमें आए हैं। और कुछ अभी क्या आपने तैयारी की है या क्या बनाया है, कुछ उस बारे में बताएं। हूं। मैंने हालांकि गाया तो बहुत टीवी सीरियल्स के लिए और फिल्म के लिए, लेकिन कोरोना वायरस ने सब अभी थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना स्लीप मोड पे डाल दिया है सब कुछ। तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और मैंने अभी सिंगल भी अपना ओरिजिनल गाने पे भी मैंने काम किया, वो भी रिलीज होने पे था तो वो भी रुक गया है। और यूं ही अभी कुछ कवर्स हुए तो यूट्यूब पे डाले, घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि इस लॉकडाउन में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके उतना पॉलिश करना है अपने आर्ट को, अपने काम को। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि आपको अगर ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है अपने आर्ट को पॉलिश करने। अगर आप घर पे हैं तो अपने आर्ट को पॉलिश कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, फिल्म्स देखिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, ये सारी चीजें। नहीं मन लग रहा तो खाना बना लीजिए वगैरह भी देखिए तो इस हिसाब से मैं तो कभी देखती हूँ ना तो मैं उसको एज अ फिल्म मेकर की नजर से देखती हूँ। अच्छा उसने ये क्या कैमरे को कैसे एंगल से किया है, और ये कि अगर आप वही फिल्म होते तो आप कैसे बनाते हैं, इस तरह से आपका दिमाग इस तरफ चला जाता है पूरा। 100%। तो फिल्म में देख रहे होते तो एंटरटेन नहीं हो रहे थे, वो दिमाग हमारा दूसरी तरफ से चल रहा होता है 100%। शायद थी असलम भाई यहाँ पे ऑनलाइन है, शायद मैं और असलम भाई, अगर मैं गलत नहीं बोल रही, आई थिंक टिप्स पे थी। असलम भाई जरा मैसेज कर बताइए वो टिप्स वाले कौन थे। उन्होंने मैंने से पूछा था कि आप नए गाने वालों को और वो चांस नहीं देते, आप कहते एल्बम नहीं बिकेगी। तो कहने लगे नहीं ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल जो नए आने वाले हैं वो अगर अच्छा गा रहे हैं तो उनकी एल्बम बिक जाती है, हम उनको भी चांस देते हैं। और क्या ये अगर नए सिंगर्स को हम अपनी फिल्म में डालें तो आप लोग एल्बम वगैरह जो है नहीं लेते हो, कुछ इस तरह रहता है। तो उन्होंने सुनाया किया था, आपका क्या ख्याल है? बहुत समीरा जी, अपनी अपनी मैं ना दो चीजों पे मानता हूँ। एक तो मेहनत और एक नसीब।
अगर मेहनत के साथ आपकी अगर नसीब अच्छी है तो वो घूम जाते हैं। लाइफ इज अ सर्कल, चक्रव्यूह की तरह होता है। जैसे अभी जितने भी व्यूअर्स हैं किसी और का इंतजार कर रहे थे उनको सुनने के लिए, लेकिन शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझको आपसे आज बात करने की, तो मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। वैसे ही वो चीजें होती है कि कहते हैं ना दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अच्छी अच्छी आवाज है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर भी अगर उस गाने की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसी आवाज को फाइनलाइज करता है। बस ये है कि अच्छा, मार्केट में इतनी अच्छी आवाज आ चुकी है कि मैं भी 2 मिनट के लिए सोचता हूँ कि अच्छा शायद मैं भी बहुत टफ कंपटीशन में हूँ, लेकिन फिर बाद में यही भी नहीं यार, एकदम एनर्जी के साथ और पॉजिटिव रह के एकदम कंपटीशन का सामना करना है और भीड़ में ही निकलना है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा भीड़ में नहीं, भीड़ से थोड़ा साइड होके चल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंचूंगा, डेस्टिनेशन तो वही है। और रही बात आप जो बोल रही थी कि एल्बम्स में नए सिंगर्स को मौका नहीं देते हैं, तो वो हाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो जैसे एक कॉम्पोजिशन के लिए सूफी आवाज ही चाहिए तो वो सूफी सिंगर से ढूंढेंगे, वो रोमांटिक या फिर डांसिंग नंबर्स नहीं ढूंढेंगे। तो हर एक कॉम्पोजिशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से वो म्यूजिक डायरेक्टर्स गाने बनाते हैं। तो शायद इसको ना यही इसी तरह पकड़ती हूँ। और खास तौर पर ये मुझे जैसे टिप्स वाले जो उस दिन मुलाकात हुई थी, कौन वो कॉमेडियन भी थे, उनकी एक फिल्म आई थी, वो एक कॉमेडियन थे जो उनकी फिल्म की थी उन्होंने, नाम सबके गायब हो रहे हैं, चाय भी अभी अभी पीनी शुरू की है ना इसलिए। अच्छा मैंने नए गाने वालों को नहीं उनकी एल्बम ही नहीं लिए थे, वो फिल्म में अगर मतलब गाने ही नहीं, तो कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उसने अच्छा गाया होगा। हम कुछ एग्जांपल्स देने लग गए, आपको फला पता है बिल्कुल नया था, लेकिन हमने उनकी रिलीज की और इस तरह से। और लेकिन सिंगर्स को ये बात नहीं कहते, सिंगर्स हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर हमें फिल्म में चांस मिले तो, और फिल्म डायरेक्टर्स भी कहते हैं अगर हम इनको चांस दें अपनी फिल्म में तो हमारी एल्बम नहीं बिकेगी, हमें हमारी राइट्स नहीं मिलेंगे कुछ ऐसे। तो आपको भी सवाल पूछने का बिल्कुल चांस है, आप सवाल पूछ, हम यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सवाल पूछिए। ऋषु इनके बारे में आपने सुना और ये अपने बारे में बता रहे हैं, बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। ईद में इनका पूरा सेशन है हमारे साथ और आप सबको उस सेशन में आना है और इनकी बातें बातें नहीं, सॉरी, गाने गाने सुनने। तो ये है। और ईद के दिन खूब सारी मस्तियां करेंगे, साथ में अच्छे गाने गाएंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, यू नो साथ में वो कहते हैं ना सेवई वीडियो पे ही खाएंगे। और खूब सारे अच्छे गाने गाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ और आप लोगों के लिए गाऊंगा दिल से। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, हम लोगों को वेट कीजिए उस दिन का। और मैं कहते हैं ना गाने बरसात करने वाला हूँ उस दिन मैं, और मनपसंद आप लोगों के गाने और फरमाइश पूरी करूंगा 100%। अच्छा ऋषभ, आप कंसर्ट्स वगैरह करते हैं, एक सिंगर का ऑडियंस से कम्युनिकेट करना कितना जरूरी होता है, और क्या ये बात ठीक है कि नए सिंगर्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं समीरा जी। ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तब तक आपको ऑडियंस एंटरटेन नहीं करेगी। बड़ी सिंपल सी चीज है। और आप ऑडियंस के लिए गाते हैं, अगर खुद के लिए गाना तो घर में बैठ के गाओ। तो ऑडियंस भी तभी प्यार करती है आपको जब आप ऑडियंस को प्यार करेंगे, और ऑडियंस इज द बेस्ट जज। आपको कहीं पे भी गाओ, आप कहीं पे भी, जिनकी कान अच्छे होते हैं वो सुनने वाले बैठे रहते हैं सुनने के लिए। तो कॉन्सर्ट्स हो या फिर कहीं पे भी आप गा रहे हो, चाहे घर पे गाओ, स्पेशली कॉन्सर्ट्स में तो आपने जैसे कहा कि बहुत जरूरी होता है। हजारों की भीड़ है तो आप दूर तो नहीं देख सकते, लेकिन स्पेशली आपके आसपास जितने लोग हैं आपको सुन रहे हैं, एटलीस्ट उनके साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ आगे से ही पीछे तक जाती है, पीछे से आगे नहीं आती। आपका रिस्पॉन्स आगे से पीछे तक जाता है। आगे वाला बोलेगा कि यार सिंगर अच्छा गा रहा है, तभी पीछे वाला जाके सुनेगा कि हाँ आगे से रिस्पॉन्स आया। तो ये बहुत जरूरी होता है इंटरेक्ट करना, और कुछ सिंगर्स डेफिनेटली आपने सही कहा कि सिंगर्स नहीं समझते हैं, वो शायद वो एक्सपीरियंस की बात होती है। वो धीरे धीरे सिंगर्स को एक्सपीरियंस होते होते वो चीज आ जाती है उनके अंदर।
कैसे आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? शेर सुनाते हैं, उनको बात करते हैं, या उनको डांस करवाते हैं? किससे ना, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शेर व शायरी करता हूँ। अगर लड़कियां रही तो रोमांस भी करता हूँ, स्टेज पे खींच लेता हूँ उनको। और और सूफियाना अंदाज है मेरा, तो अपने अंदाज में कुछ ना कुछ कह देता हूँ। उससे क्या होता है, लोग खींचे चले आते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना होता है एक आर्टिस्ट को, ये उसकी जिम्मेवारी होती है, वो सब काम होता है। और उसमें आपको कैसे मास्टर होना है वो सब पॉलिश कर, वो चीजें होती है ना समीरा जी, अपना आर्ट पॉलिश करना होता है। आप स्टेज पे भी हो तो आप धीरे धीरे पॉलिश ही कर रहे हो अपने आप को, चाहे वो, या फिर आप रियाज कर रहे हो घर पे बैठ के हारमोनियम पे, तो वो भी अपना आप आर्ट पॉलिश कर रहे हो। तो बस एक अंदाज होता है जो आप डिलीवर करते हो ऑडियंस के सामने, और बस आप छा जाते हो, और क्या। मैं तो बहुत करता हूँ। मैं सिंगल कंट्रीब्यूट कर रही थी, उसने मुझे ये कहा कि मैं शेर सुनाता हूँ, मैं लतीफे नहीं सुनाता, क्योंकि ऑडियंस का जो एक सीरियस मूड होता है मेरे गाने सुनने का, वो ना खराब हो जाए। दूसरे एक सिंगर कहने लगे कि ऑडियंस हंसना गाना चाहती है, तो हम उन्हें शेर सुनाना नहीं चाहते, हम उन्हें लतीफे सुनाते हैं। और फिर आप जो है, आपने बताया आप वो कैटेगरी में से कि आप शेर सुनाना पसंद करते हैं, है ना? तो आपका नजरिया है क्या वाकई में लतीफे वगैरह नहीं बोलने चाहिए? हंसाने से मूड सीरियस खराब हो जाता है ऑडियंस का, ऐसा है? आप प्लीज फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आई। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि ऑडियंस को अगर आप हंसने हंसाने में लगा देंगे ड्यूरिंग आपकी परफॉर्मेंस के दौरान, आप गाना सुना रहे हैं, एक बहुत अच्छा सीरियस रोमांटिक सा गाना सुनाना है, अगर आपको लतीफा सुनाना हो ताकि ऑडियंस हंसे, एक तो ये नजर। दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, ऑडियंस को इस मजाक में नहीं डालना है, वो ताकि सीरियस और वो गाने की तरफ, तो उनको शेर सुना के संगीत की तरफ, म्यूजिक उनके के दिमाग में मतलब रहे, तो शेर सुना के आप आगे से गाना स्टार्ट करेंगे। आपका आपका क्या अंदाज है और किस नजरिए पर आप इत्तेफाक करते हैं? समीरा जी, मेरा एक सिंपल सा अंदाज है। ऑडियंस और गाना, गाने के हिसाब से ऑडियंस का मूड सेट होता है, और गाने के हिसाब से शेर और शायरी डिलीवर करना है, जो कि मैं करता हूँ। अगर मस्ती वाला गाना है तो मस्ती में कुछ कह दिया, और सैडनेस का अगर कोई उदास वाला गाना है या सूफी गाना, तो वैसे डिलीवर कर दिया। ऐसा नहीं कि रोमांटिक सा गाना है और कुछ हंसी मजाक कर दिया, और उसमें भी रोमांस होना चाहिए, तो वो ऑडियंस को मजा आता है। और अगर आपने सैड सॉन्ग में अगर कुछ मस्ती वाली चीज कर दी तो फिर वो मजा नहीं आता। तो हर एक चीज कहीं ना कहीं गांठ हर एक चीज से बंधी हुई होनी चाहिए लाइव कॉन्सर्ट में, बिकॉज आपको सेंस ऑफ ह्यूमर वहां पे आपको आपका काम आना चाहिए। अगर आप ऑडियंस को हंसा भी रहे हैं तो आपको उसी चीज में फिर से बैक टू ओरिजिनलिटी, जिस मूड में ऑडियंस है, और जो मूड है, एटमोस्फेयर है, आपको लाना पड़ता है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट। तो मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि एक गाना गाया और एक कुछ शायरी बोल दिया तो लोग हंस पड़ते हैं। कभी कभी सॉरी, कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत उदास हो जाते हैं गाना सुनते सुनते, तो थोड़ा सा हंसा दिया तो उनमें उनका मूड बदल जाता है। अरे यार क्या बात है। सो मैं तो ऐसा करता हूँ। दोनों तरह से सही है। अच्छा, एक फैन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में किस टाइप का सॉन्ग आप गाना पसंद करते हैं? मैं वो उस टाइप के गाने गाना पसंद करता हूँ पहले तो, जो कि ऑडियंस को पसंद हो और जो मुझको पसंद आए, उस टाइप का गाना पसंद आता है। और स्पेशली सूफी गाने मेरे बहुत दिल के करीब है, तो मैं इस टाइप का गाना ही गाना ज्यादा पसंद करता हूँ। नुसरत साहब के गाने हो गए, कैलाश खेर के गाने हो गए, इन सब के गाने बहुत दिल से गाता हूँ। सही। और आप अपने ही गाने बना के गाते हैं या दूसरे भी कवर्स वगैरह? आपको क्या ज्यादा बेहतर अच्छा लगता है? खुद आपकी दोनों पसंद? करता हूँ। दोनों? दोनों करता हूँ। ओरिजिनल भी गाता हूँ मैं, और कवर्स भी करता हूँ, बिकॉज कवर्स गाना भी जरूरी है। क्यों कि जब हम किसी ऑडियंस के सामने गाते हैं तो सामने से फरमाइश आ जाती है, तो वो कवर्स ही होता है। और हमने दूसरे के गाने, जैसे हम अपना अगर गाना गा रहे हैं या कैलाश खेर का गाना गा रहे हैं, या अपना ओरिजिनल गाना गा रहे हैं, तो सामने वाले से अरे वो अरिजीत सिंह का गाना गा दो यार, तो वो वो वर्सेटैलिटी बनानी पड़ती है। तो वो मैं गाता हूँ, दोनों गाने गाता हूँ। लिरिक्स वगैरह सब याद हो जाते हैं?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो हमारा काम है, बिल्कुल याद हो जाते हैं एकदम, यहाँ दिल पे चिपक जाते हैं। अच्छा, मैं शायरा हूँ और मुशायरे वगैरह अक्सर पढ़ती हूँ, और मुझे शेर सुपर। अपने याद नहीं होते। याद नहीं होते। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, डायलॉग भी याद नहीं होते। मैंने थिएटर वगैरह किया हुआ है मुंबई में। जब मैं वहाँ पे मास्टर्स कर रही थी फिल्म मेकिंग में, तो वहाँ पर वो लोग ने मुझे थिएटर में डाल दिया था, तो डायलॉग्स भी ओके। याद नहीं होते थे मुझे ना। तो इसलिए मैं सबसे पूछती हूँ, तुम लोग याद हो जाते कैसे करते हो? बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे भी दो पहलू है। एक तो दिमाग में बिठाने वाली बात, और दूसरी चीज दिमाग इतना ज्यादा भर गया हो डायलॉग और आर्ट से, तो उसको याद करना, रिमेमराइज करना बहुत बड़ी चीज होती है। तो शायद वो दूसरी वाली चीज आपकी है कि आपके दिमाग और दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, तो हाँ, ये पन्ना कितना कितना पलना पलटोगे आप, वो वाली बात भी हो सकती है। मल्टीटास्क, क्योंकि बिजनेस 100%। सब कुछ चल रहा होता है। 100%। राइटिंग का काम, जर्नलिज्म चल रही है, हर सब कुछ, 10 काम रोजाना होते हैं। शेर सुनना चाह रहे हैं आपके फैंस आपसे यहाँ पर, अजीम बट मैं शेर। एक शेर कहना चाहूंगा अभी, एक फरमाइश पे कि अभी क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन है, सब अपने अपने घर पे हैं, सेफ हैं। तो एक छोटा सा शेर है कि कुछ रिश्तों का नमक दूर ही होता है, कुछ रिश्तों का नमक दूर ही होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, वही। तो अपने घर पे रहें, सेफ रहें, और अपने फैमिली के अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छी अच्छी चीजें देखें। इतनी सारी चीजें हैं समीरा जी कि एक्सप्लोर करोगे। नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, म्यूजिक है, पुराने पुराने गाने सुन सकते हैं, नए नए गाने सुन सकते हैं। आपका टाइम इतना इतने अच्छे तरीके से आपका टाइम यूटिलाइज हो सकता है कि आपको खुद भी नहीं पता कि आपने आप कितने अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारी वही चीजें हैं। जी। हमें टेक्नोलॉजी ने हमें छोड़ा ही नहीं कि हम बोर हो सके। बस ये हमारी हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम घर पे रहें, सेफ रहें और प्रिकॉशंस लें, और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। बस इतनी सी सही। बात है। कोरोना ने क्या नुकसान किया है इंडस्ट्री का, आपका क्या ख्याल है? इंडस्ट्री का तो नुकसान है, हर इंडस्ट्री का नुकसान है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हर। लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त बना है अच्छे वक्त के लिए। अगर हम हम्म। अंधेरा देख रहे हैं तो सवेरा भी हम ही पहले देखेंगे। तो ये एक छोटा सा बुरा वक्त है, वो भी टल जाएगा। और हमारी एक यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है, हर इंडस्ट्री की होती है, साथ में मिलके कर लेंगे और फिर से वो मुकाम हासिल कर लेंगे। बस बात इतनी सी है। नुकसान तो हर चीज में होता है, रिश्तों में भी होती है नुकसान। तो ये तो खैर पैसे की बात है, और छोटी सी बात है। हम सब लोग मिलके हिम्मत हिम्मत रखना है, पॉजिटिव रहना है, और बस अच्छे क्योंकि वक्त का इंतजार कर। सिंगर्स का ना ज्यादातर यही था कि सारे इवेंट्स होते थे उनके पास। अभी गैदरिंग्स खत्म हो गई हैं, इवेंट्स नहीं है। तो उसके बाद फिर यही रह गया कि फिल्में रह गई हैं, और फिल्मों का भी मालूम नहीं कि अभी बहुत सारी, आई थिंक 3 फिल्में हैं जो, जिनका एक बड़ी फिल्म जो फॉरेन से रिलीज होने वाली थी बॉलीवुड में। तो अब ये गैदरिंग्स आगे कब तक नहीं होंगी, मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर तो पूरा गया। तो बिल्कुल आपने क्या बिल्कुल। प्लान किया इस बारे में? अभी तो मुझे जहां तक लगता है 2020 पूरा कोरोना है। वायरस, कहते हैं ना, एक कोरोना वायरस फेस्टिवल चल रहा है। सो हम्म 2020 में कुछ नहीं होने वाला है। हम्म बस ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीइंग एन आर्टिस्ट, ये एक अपॉर्चुनिटी है एक आर्टिस्ट के लिए। और हर इंसान, हर एक वो व्यक्ति हो, चाहे वो डेली वेजेस वर्कर हो, चाहे हम इंडस्ट्री के लोग हों, हर कोई परेशानी से जूझ रहा है। बस इसी परेशानी का सामना करना है पॉजिटिवली, और अपने आर्ट को पॉलिश करना है। हम्म, यही पॉलिश की हुई चीज आपको उस वक्त काम आएगी जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहोगे। तो सही। इतनी सी बात है। और खुश रहना है समीरा जी, आपकी तरह। कितनी अच्छी मुस्कुराहट है आपकी।
मुझे तो ये लगता है कि ये जो कोरोना का जो माहौल है, इसमें सबसे जबरदस्त चीज है पीआर। आप रोज ऑनलाइन आओ, अपने ऑडियंस को अपना आदी बनाओ, और ये इस टाइम पे यही काम हो सकता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कैरियर में। वी शुड डू 100%। प्रोफेशनल्स। और ये शो लाने का मकसद यही था कि ठीक है, अब जब हम लोग अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं हर किस्म के, जब मसाइल होते हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। दैट्स वाई हमने ये स्माइल शो निकाला, ताकि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ रोज बात करें, उनका काम सामने लाएं, लोगों से थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करें। हर कोई घर में मौजूद है, तो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो ये है। 100%। और ज़ाहिर इंटरनेट पर भी कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऋषभ के कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, समीरा अजीज के कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लोग देखेंगे। उसके बाद लोग नेक्स्ट स्टेप, कोरोना खुलेगा, लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा, उन्हीं लोगों तक वो रसाई हासिल करेंगे, उन जाएंगे, आपके कॉन्सर्ट में जाएंगे, ओ हमने इनकी फना ऑनलाइन सुना था, यू नो। तो ये भी 100%। एक अच्छा फेस है, इसको हम इस तरह से ले। 100%। या 100%। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर शायद ये ना होता तो हम शायद ऐसे ना मिलते। बहुत लोग हैं जो डिजिटली कनेक्ट नहीं होते। तो एक हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, और वो रीजन अगर पॉजिटिवली देखो तो अच्छा है, नेगेटिवली देखो तो बहुत बुरा है। तो बस बात इतनी सी होती है कि आपको पॉजिटिवली देखना है। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीरेन भाई ने आपके शो में आने का मौका दिया। अदरवाइज ऐसे अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन शायद पॉसिबिलिटीज कम होती। तो ये अपॉर्चुनिटी है। कोरोना वायरस हर एक चीज, हर बंदे के लिए, हर एक इंसान के लिए अच्छी चीज ही लाएगा अगर पॉजिटिवली देखो तो सही। मेरा तो ये मानना है। और डिजिटली कितने सारे स्टार्स अपने चाहने वालों के सामने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। तो बहुत ही अच्छी चीज है। हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ग्रो कर चुके हैं, और बस मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। मैं यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता बीइंग एन आर्टिस्ट। आप जो है मैसेज दीजिए अपने फैंस को, और मिडिल ईस्ट वालों के लिए आपका खास तौर पे क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि अभी तो कोरोना वायरस के कारण सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है। लोग बहुत विचलित है, बहुत परेशान है। लेकिन एक मैंने अभी रिसेंटली कहा कि हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, क्योंकि बुरा वक्त बना है अच्छे वक्त के लिए। तो धैर्य से, पेशेंसफुली अपना काम करते रहिए, और घर से मत निकलिए। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर पे ही रहिए। अदरवाइज अपने आप को इन्वॉल्व करके रखिए। अपने पुराने स्कूल मेट्स जो होते थे उनसे बात करके देखिए। मैंने अपने पुराने स्कूल मेट से बात किया तो मुझको बहुत अच्छा लगा। रहे, मैं लंच टाइम में तेरी टिफिन खाया जाया करता था, तू मेरी खा जाया करता सो अच्छा लगता है। तो आप यूटिलाइज कीजिए कि आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ये टाइम। तो मेरा यही मैसेज है कि सेफ रहें और पॉजिटिवली रहें और मुस्कुराते रहें जी। और चाहे तो हमारी तरह वीडियोस बनाएं। 100%। और समीरा जी को देखते रहिए। थैंक यू सो मच ऋषभ, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और एक सेम हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई है, हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे आगे भी। अपना बहुत बहुत 100%। ख्याल रखिए। थैंक यू। आप भी थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। जी जनाब, तो सुना आपने ऋषभ इशू आपसे क्या कह रहे थे। पटना से आए वो ऑल द वे टू मुंबई सिर्फ आपको एंटरटेन करते रहने के लिए, और अब वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और वो होंगे हमारे साथ स्पेशली ऑनलाइन लाइव समीरा अजीज ऑफिशियल में यूट्यूब पर। आपको उसके लिए हमें करना है सब्सक्राइब, फिर लाइक, शेयर और बेल बटन भी दबाना है। ऑल एवरीवेयर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आपने हमें फॉलो करते रहना है। और स्माइल विद समीरा अजीज शो आप तक पहुंचाने के लिए मुंबई इंडिया से बिरेन बगाडिया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ़ हमारी टीम का हिस्सा हैं। इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन इस वक्त अब तक के लिए आप सबको मां सलामा, बाय बाय।